प्राचीन काल की बात है। स्कॉटलैंड देश में डंकन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका एक वजीर था जिसका नाम था मैकबेथ। वो बहुत साहसी, वीर, पराक्रमी था, इसलिए राजा उससे बहुत खुश रहता था। उसकी बहादुरी और पराक्रम से खुश होकर राजा ने उसे ग्लेमिस की जागीर का अमात्य बना दिया था। इसी वजह से प्रजा उसे ग्लेमिस का अमात्य कहकर पुकारती थी। कुछ लोग उसे प्यार से अमात्य मैकबेथ भी कहा करते थे। एक बार अमात्य मैकबेथ किसी बड़ी लड़ाई पर गया हुआ था। किसी दूसरे राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी थी। स्कॉटलैंड के नरेश ने युद्ध का पूरा संचालन मैकबेथ को ही सौंपा था। इससे पहले भी वो कितनी ही लड़ाइयां जीत चुका था। राजा को उस पर पूरा यकीन था। युद्ध का अंजाम तो अनिश्चित था। दोनों विरोधी सेनाएं शक्तिशाली थीं और आमने सामने डटी हुई थीं। घमासान युद्ध चल रहा था। वो एक दूसरे पर आधिपत्य जमाए हुए थीं और एक दूसरे की शक्ति को छीन कर रही थीं। जैसे दो थके हुए तैराक एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे के तैरने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। दुश्मन की सेनाओं को देखकर ऐसा लगता था मानो कि युद्ध में जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि किस्मत की देवी प्रेसी की भांति उनका साथ दे रही थी। लेकिन अपने भाग्य और बहादुरी से मैकबेथ का सामना कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। मैकबेथ एक बहादुर योद्धा था। वो इस उपाधि के लिए पूरी तरह से योग्य था। मैकबेथ ने किस्मत को चुनौती दी और उसका अपमान किया। अपनी खून से लथपथ तलवार को घुमाते हुए उसने युद्ध के मैदान में से अपना रास्ता बना लिया और अपने दुश्मनों से आमने सामने जा मिला। उसने अपने दुश्मन से हाथ भी नहीं मिलाया और ना ही उसे आखिरी विदाई दी, जिसकी वीरों से साधारणतया आशा की जाती है। उसने तुरंत ही अपने दुश्मन के शरीर को सिर से पेट तक चीर डाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने अपने बैरी के कटे हुए सिर को किले की दीवार पर टांग दिया ताकि उसे देखकर दुश्मन की सेना में आतंक छा जाए। जब अमात्य मैकबेथ उस बड़ी लड़ाई को जीत कर लौट रहा था तो रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ी जो देखने में काफी भयानक और डरावना लगता था। वहां पहुंचकर मैकबेथ ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि रात होने से पहले वे इस मैदान को पार कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी ने उसकी हां में हां मिलाई। वो स्वयं अपने एक सेनापति बैंको के साथ घूमता हुआ मैदान को पार करना चाहता था। सूर्य तेजी से पहाड़ियों की आड़ में जा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। हर पल वातावरण में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे सूरज छिपता जाता था वैसे वैसे मैकबेथ के दिल की धड़कनें भी तेज होती जाती थीं। कुछ देर बाद ही सूरज पूरी तरह पहाड़ियों की ओट में जा छिपा। चांद निकलने में अब कुछ देर बाकी रह गई थी, लेकिन मैकबेथ अपने दिल की धड़कनों को वश में करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक ही मैकबेथ को अपने आगे आगे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। मैकबेथ ने नजरें उठाकर देखा तो हैरान रह गया। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। वो ये जानने की चेष्टा करने लगा कि वो आवाजें कहां से आ रही हैं। कुछ दूर चलने पर उसे 3 जादूगरनियां दिखाई दी जो आपस में बैठी हुई बातें कर रही थीं। मैकबेथ ने दूर से ही उनकी बातों को सुनने की चेष्टा की, जो कि काफी जोर जोर से वार्तालाप कर रही थीं। उनमें से पहली जादूगरनी ने दूसरी जादूगरनी से कहा, बहन, अब तक तुम कहां थीं? दूसरी ने जवाब दिया, मैं सुअरों को मारने में लगी हुई थी। तीसरी जादूगर ने पूछा, बहन, तुम कहां थीं? पहली जादूगरनी ने जवाब दिया, मैंने एक मल्लाह की पत्नी को देखा। वो बहुत लोभ के साथ अपनी गोद में रखे हुए अखरोट खा रही थी और खाते हुए चपर चपर की आवाजें भी करती जा रही थी। मैंने भी उससे थोड़े अखरोट मांगे, मगर उस मोटी औरत ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि तू पिशाचनी है, चल भाग यहां से। उसका पति अलेप्पो की समुद्री यात्रा के लिए जहाज पर सवार होकर गया हुआ था। वहां मैं झरने में बैठकर पहुंच जाऊंगी और बिना पूंछ के चूहे के समान जहाज की तली में छेद कर दूंगी ताकि वो समंदर में डूब जाए। दूसरी जादूगरनी बोली, मैं अनुकूल वायु से तुम्हारी मदद करूंगी। पहली जादूगरनी ने शीघ्रता से कहा, धन्यवाद, फिर तो तुम्हारी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा होगी। तीसरी जादूगरनी बोली, दूसरी सभी हवाएं मेरे शासन में हैं
मैं उन बंदरगाहों और दिशाओं पर भी शासन करती हूं जिन्हें मल्लाह के कुतुबनामा में अंकित किया जाता है। मैं उसका सारा रक्त निचोड़ लूंगी और उसे घास के समान सुखा दूंगी। मैं रात दिन उसके नेत्रों से नींद छीन लूंगी। वो एक अभिशापित व्यक्ति की तरह जीवन गुजारेगा। वो धीरे धीरे 81 हफ्तों तक सूखता ही चला जाएगा। उसका जहाज डूबेगा तो नहीं, परंतु वो भयंकर तूफानों में नष्ट हो जाएगा। देखो मेरे पास क्या है, पहले मुझे देखने दो, दूसरी जादूगरनी बोली। पहली जादूगरनी बोली, मेरे पास एक जहाज चालक का अंगूठा है जो जाते वक्त समुद्री यात्रा पर नष्ट हो गया था। तभी एक ढोल बजने का स्वर उनके कानों में पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही तीसरी जादूगरनी कहने लगी, मैं ढोल की आवाज को सुन रही हूं। इससे साफ जाहिर है कि मैकबेथ युद्ध से लौट रहा है। तीनों जादूगरनियां एक साथ कहने लगीं, हम 3 जादूगरनियां हैं। हम पृथ्वी और आकाश पर घूमते हैं। हमारे पास जादू की शक्तियां हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं। हम हर एक ओर, हर एक दिशा में 3 दफा नाचते हैं ताकि 9 घेरे बना सकें। अब हमें रुक जाना चाहिए। हमारी जादुई शक्तियां अपना असर दिखाने लगी हैं। तभी मैकबेथ ने बैंकों की तरफ देखा। मैंने इतना अच्छा और बुरा, इतना चमकीला और इतना अंधकारपूर्ण मौसम पहले कभी नहीं देखा है। वो बोला, यहां से फोरस कितनी दूरी पर है? ये आकृतियां कौन हैं? ये तो विचित्र सी पोशाक पहने हुए हैं। ये हमारी जमीन की निवासी नहीं जान पड़ती हैं। ये फिर भी हमारी जमीन पर चल रही हैं। बैंको बोला। तभी वो तीनों जादूगरनियां उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गईं। वे इस संसार के प्राणी नहीं लगते थे। झुर्रियोंदार हल्दी की तरह पीले चेहरे, भीतर की ओर धसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, मांस विहीन अस्थिपंजर जैसा शरीर। उनके जिस्म पर कफन जैसे लवादे थे जो बदन पर झूल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो 3 मुर्दे कब्र फाड़ कर बाहर निकल आए हों। उनका रूप डरावना और चाल स्त्रियों जैसी थी। ठोड़ी पर लटकती लंबी दाढ़ी बता रही थी कि वे तीनों मर्द हैं। इन डरावनी आकृतियों को देखकर मैकबेथ अभी चिल्लाना ही चाहता था कि एक छाया ने अपनी सूखी लकड़ी जैसी उंगली होठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा दिया। मैकबेथ चीखा तो नहीं, लेकिन हैरान नजरों से उसकी ओर देखने लगा और हिम्मत करके बोला, क्या तुम हकीकत में जीवधारी प्राणी हो? क्या तुम मनुष्य के प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे अल्फाज को समझ रही हो, क्योंकि तुम अपनी पतली और मुड़ी हुई उंगलियों को अपने होठों पर रख रही हो। तुम लगती तो औरतों जैसी हो, परंतु तुम्हारे दाढ़ी है, इसलिए मैं तुम्हें औरत नहीं मान सकता। यदि तुम बोल सकती हो तो तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो? उसने हैरानी से पूछा। फिर एक छाया फुसफुसाती आवाज में बोली, ग्लेमिस के अमात्य मैकबेथ, डरो नहीं। तभी दूसरी जादूगरनी ने कहा, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। कॉर्डर के स्वामी मैकबेथ तुम्हारा स्वागत करते हैं। तीसरी जादूगरनी ने कहा, स्कॉटलैंड के भावी सम्राट मैकबेथ, हम तुम्हारा तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। छाया के मुख से अपनी जागीर और अपना नाम सुनकर अमात्य चौंक गया। उसे चौंकता देखकर छाया फिर बोली, चौंको मत मैकबेथ, हम तुम्हें बहुत पहले से और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत पहले से? मैकबेथ और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, हम तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी रखते हैं और तुम्हें बताने आए हैं कि कल तुम क्या बनने वाले हो। रहस्यमयी मुद्रा में पहली छाया ने कहा, क्या बनने वाला हूं? उतावलेपन और आश्चर्यचकित होकर मैकबेथ ने पूछा। इस बार जवाब दूसरी जादूगरनी ने दिया, कॉर्डर की जागीर का अमात्य और कुछ वक्त बाद स्कॉटलैंड के राज सिंहासन का अधिकारी। क्या कहा? बुरी प्रकार चौंका मैकबेथ। सिंहासन का अधिकारी? क्यों? छाया ने पूछा। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते? उन्नति करना कौन नहीं चाहता? वीर तो जीते ही उन्नति के लिए हैं, उसने कहा। दूसरी जादूगरनी ने बोला, तो तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी होगी, मगर मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता, मैकबेथ ने कहा। इसकी वजह? उसी छाया ने पूछा। इसकी वजह है कि सम्राट डंकन के 2 बेटे यानी इस राज्य के 2 राजकुमार जिंदा हैं। उनके होते हुए मैं सिंहासन का अधिकारी कैसे बन सकता हूं? मैकबेथ ने अविश्वास प्रकट किया। अब तीसरी छाया बोली, भविष्य के हाथ में काफी कुछ है मैकबेथ, तुम राजा जरूर बनोगे। लेकिन राजा बनने का इतना पुख्ता आश्वासन पाकर अमात्य का चेहरा खिल उठा, लेकिन शब्द सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़का और उसने उतावले होकर पूछा, लेकिन क्या? लेकिन
तुम्हारे बाद बैंकों की संतान राज्य की अधिकारी बनेंगी। क्या? मैकबेथ बुरी तरह चौंका। बैंकों की संतान? उसकी स्थिति देखकर तीनों छायाओं ने जोरदार ठहाका लगाया और एक गीत गाती हुई वहां से गायब हो गईं। छाया की इस बेतुकी तुकबंदी का अर्थ मैकबेथ की समझ में बिल्कुल नहीं आया। उसने आश्चर्य से बैंकों की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या है बैंकों? ये सच है, बैंकों ने कहा। ये कोई ख्वाब तो नहीं? नहीं, बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है। मैकबेथ ने हैरान होकर परेशान से लहजे में पूछा, आखिर ये आत्माएं थी कौन? भविष्य की आत्माएं। जैसे पानी बुलबुलों को पैदा करता है, वैसे ही पृथ्वी भी आत्माओं को पैदा करता है। ये आकृतियां भी उसी प्रकार की आत्मा थीं, बैंकों ने जवाब दिया। ये सब कहां छिप गईं? मैकबेथ ने पूछा। ये सब हवा में छिप गईं। वे अभी जिस्म के साथ दिखाई दे रही थीं, मगर अब कुछ भी नहीं रहा, बैंकों ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि कुछ देर और ठहरती और मेरी जिज्ञासा को शांत करती, मैकबेथ बोला। क्या ये जादूगरनियां वही थीं जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं, या हम लोगों ने उन बूटियों का खा लिया जो इंसान को पागल बना देती हैं और इंसान की बुद्धि को खत्म कर देती हैं? बैंकों ने पूछा। मैकबेथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, तुम खुद भी तो राजा बनोगे। बैंकों ने उसकी ओर देखा। अब मैकबेथ ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं आने वाले वक्त में कॉर्डर का अमात्य बनूंगा? नहीं, मैकबेथ ने कहा, इसका निर्णय मेरी तलवार करेगी। वीर भाग्य के भरोसे नहीं जिया करते, उनके लिए एक इशारा ही काफी होता है, और वो संकेत आज मुझे मिल चुका है। तभी मैकबेथ की नजर सामने से आते हुए दो इंसानों पर पड़ी जो उसी ओर आ रहे थे। ये लोग कौन हैं? मैकबेथ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो लगातार उनकी तरफ देख रहा था। अरे, ये तो रॉस और एंगिस हैं, बैंकों उन्हें पहचानते हुए कहने लगा। रॉस करीब आते हुए बोला, मैकबेथ, राजा तुम्हारी कामयाबी सुनकर बहुत खुश हुए। तुम्हारे बहादुरी भरे कारनामों को सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। वो खुले दिल से तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करना चाहते हैं। तुम्हारी आश्चर्य और प्रशंसा के संघर्ष में राजा खो गया, निस्तब्ध रह गया। मानसिक द्वंद्व की इस हालत में उसने युद्ध भूमि पर तुम्हारी बहादुरी के कार्यों की बड़ी तारीफ की है। उसने वहां की एक एक बात राजा को बताई है। नृप ने राजा को यह भी बता दिया कि तुमने किसी तरह दुश्मन की सेना में घुसकर घमासान युद्ध किया और मृतक शरीरों के भयानक नजारों से तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो राजा मेरे बारे में ऐसी बात सोचते हैं, मैकबेथ ने कहा। युद्ध के मैदान से संदेशवाहक बड़ी संख्या में और जल्दी जल्दी आते रहे, जैसे सर्दी के मौसम में बर्फ और पाला गिरते रहते हैं। तुमने डंकन की राजधानी को बचाने के लिए युद्ध भूमि में जो प्रयास किए, उनकी खबरों से राजा के कानों को बहरा बना दिया, उसने बताया। तभी एंगस आगे आकर बोला, हम राजा की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। हम तुम्हें राजा के सामने ले जाने के लिए भेजा गया है। राजा तुम्हारी वीरता और श्रेष्ठ सेवाओं के लिए तुम्हें इनाम देंगे। रॉस ने बताया, राजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कॉर्डर के स्वामी के पद पर संबोधित करूं। यह बहुत प्रतिष्ठा का पहला चरण है जिससे तुम्हें भविष्य में सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं नए ओहदे से तुम्हारा अभिनंदन करता हूं क्योंकि तुमने इसे हासिल कर लिया है। बैंक को यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये जादूगरनियों की पहली भविष्यवाणी तो सच साबित होने जा रही है। उसे उनकी सब बातों पर यकीन होने लगा था। मैकबेथ ने उनसे पूछा, मैं ये बात अच्छी प्रकार जानता हूं कि कॉर्डर का आधिपत्य अभी जीवित है और राजा की कृपा का पात्र है। तुम उसका पद मुझे क्यों देना चाहते हो? एंगस ने बताया, इस बात में कोई शक नहीं कि कॉर्डर का आधिपत्य भी जीवित है, किंतु वो मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा है जिसके लिए वो उपयुक्त है, क्योंकि उसने राजद्रोह जैसा पाप किया है। मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता कि उसने खुल्लम खुल्ला नॉर्वे के राजा के द्रोह को बढ़ावा दिया था या उसने गुप्त रूप से उसके सैनिकों की मदद की थी या इन दोनों तरीकों से हमारे राज्य को नष्ट करने की कोशिश की थी। उसने राजद्रोह को भड़काने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसी कारण उसका ये दुखद पतन हुआ है। वो मृत्यु दंड का इंतजार कर रहा है। इतना कहकर उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी और अपनी राह ली। मैकबेथ के मस्तिष्क में अब विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं ग्लेमिस और कॉर्डर का अधिपति बन चुका हूं। भविष्य में हो सकता है कि मेरे राजा बनने की भविष्यवाणी भी हो जाए। वो इन्हीं ख्यालों में खोया रहा।
तभी बैंकों ने उसे झिझोड़ा। क्या सोचने लगे मैकबेथ? कुछ नहीं, मैं उन भविष्यवाणियों के बारे में सोच रहा था जिनमें से एक तो सच दिखाई दे रही है, उसने कहा। बैंकों ने उसे समझाया कि यदि जादूगरनियों की भविष्यवाणी में इतना अधिक यकीन रखोगे तो तुम निश्चय ही राजा बनने का ख्वाब देखने लगोगे। तुम कॉर्डर के अधिपति बनने ही जा रहे हो। जादूगरनियों की भविष्यवाणी आंशिक रूप से सच हो गई है, लेकिन फिर भी भविष्यवाणियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। बुरी आत्माएं अनावश्यक विषयों के बारे में सच बताकर हमारा यकीन पा लेती हैं, मगर महत्वपूर्ण विषयों में हमें ये धोखा दे देती हैं। वे हमें अपनी तरफ आकर्षित करके हमारे विनाश के रास्ते तैयार करती हैं। उसकी बात सुनकर मैकबेथ बोला, जादूगरनियों की भविष्यवाणियों के 2 सच तो मेरे सामने आ चुके हैं। मैं कॉर्डर और ग्लैमिस का अधिपति बनने जा रहा हूं। ये मेरे भविष्य में राजा बनने की खबर है। जादूगरनियों की भविष्यवाणियां ना तो बुरी हो सकती हैं और ना ही अच्छी हो सकती हैं। उनकी भविष्यवाणियों के कुछ अंश तो सच प्रमाणित हो चुके हैं। मैं कॉर्डर का अधिपति बनने जा रहा हूं। वे अच्छी भी नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर लालच पैदा कर दिया है, जिसकी कल्पना मुझे रोमांचित कर रही है और मेरे हृदय की धड़कनों को तेज कर देती है। मेरे दिल में डर की भावना को जगा देती है, जो मेरी बहादुर प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। काल्पनिक भय वास्तविक भय से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। डंकन के वध का अपराध, जो अभी केवल विचार मात्र है, मेरी सारी मानसिक ताकतों को कुंठित कर रहा है और मेरी कार्य शक्ति को भी समाप्त कर रहा है। मैं अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा हूं। अब मुझे काल्पनिक वस्तुएं ज्यादा प्रतीत हो रही हैं। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर बैंकों ने समझाने का प्रयास किया। देखो, तुम ख्यालों की दुनिया में खोते जा रहे हो। यदि मेरे भाग्य में राजा बनना है तो मैं जरूर ही राजा बनूंगा। मुझे इसके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं। उसका स्वर दृढ़ता से परिपूर्ण था। मैकबेथ, जितना सम्मान तुम्हें राजा से मिल चुका या और मिलने वाला है, क्या उतना काफी नहीं? बैंकों ने उसे समझाया। मुझ पर जो कुछ गुजरना है उसे गुजर जाने दो, जो होना है उसे हो जाने दो। वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। बुरी से बुरी घटनाएं भी समय के साथ गुजर जाती हैं। अच्छा, सही है। बैंकों ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। हाँ, चलो, अब हमें महाराज के नजदीक ही जल्द से जल्द पहुंचना है। इन बातों पर हम फिर विचार कर लेंगे। इस प्रकार चलते चलते आधी रात के समय जब मैकबेथ अपनी सेना में पहुंचा तो उसके दिल में जीत की खुशी कम और विचारों की उथल पुथल ज्यादा थी। इस वजह से उसका मन काफी अशांत था। भविष्य का ताना बाना बुनते हुए उसने पूरी रात आंखों में काट दी। सुबह वो उठा तो एक सिपाही ने एक बंद लिफाफा लाकर उसके हाथ पर रख दिया। लिफाफे पर स्कॉटलैंड के नरेश की मोहर थी। मैकबेथ ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला और अंदर रखा पत्र जब बाहर निकाल कर पढ़ा, उसमें से निकले नीले रंग के एक कागज के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वीर अमात्य मैकबेथ, साधुवाद सहित अभिवादन। आपने रणभूमि में जिस अद्भुत पराक्रम से राज में उठे हुए विद्रोह को शांत कर दिया है, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा मानकर मैंने आपको प्रजाजनों की राय से खास सम्मान देने का फैसला किया है। इसलिए मैं आपको कॉर्डर की रियासत को जागीर के रूप में देना चाहता हूं। इस खत के साथ ही मैं रियासत के अमात्य का पद और समस्त अधिकार भी आपको सौंपता हूं। इसे मंजूर करके आप मुझे और प्रजाजनों को अनुग्रहित करें। आपका प्रशंसक डंकन, महाराजाधिराज स्कॉटलैंड प्रदेश। यह पत्र पढ़कर मैकबेथ ने सेनापति बैंकों की ओर बढ़ा दिया। बैंकों ने जल्दी जल्दी वो पत्र पढ़ा और बोला, बधाई हो अमात्य, ये जागीर सौंपकर आपको सम्राट ने आपकी वफादारी का सही सम्मान किया है और इसी खत के साथ भविष्यवाणी का पहला चरण भी सत्य सिद्ध हो गया है। हाँ, परंतु मुझे अब तक शांति नहीं मिली है। अभिमान पूर्वक मैकबेथ ने कहा, मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब दूसरी भविष्यवाणी सच होंगी। यह सुनकर बैंकों ने मन ही मन कहा, और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक भविष्यवाणी का तीसरा चरण सच सिद्ध ना हो जाए और मैं अपनी औलाद को स्कॉटलैंड के राज सिंहासन पर बैठा ना देख लूं। दूसरे रोज उनका काफिला राजा के महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रसन्नता पूर्वक राजा ने कहा था, आओ मेरे मित्र, मैं तुम्हारी अच्छी सेवाओं के लिए तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका, इसलिए मैं बहुत अधिक दुखी रहा। इस बात का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते।
तुम्हारी योग्यता इतनी ज्यादा है कि अगर मैं तुम्हें बड़े से बड़ा पुरस्कार भी दे दूं तो वो कम ही होगा। मैं तो सोचता हूं कि तुम कुछ कम योग्य होते ताकि मैं तुम्हारी योग्यता के अनुसार पुरस्कार दे पाता और तुम्हारा धन्यवाद कर पाता। मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बराबर कुछ नहीं दे सकता। मैकबेथ ने उनकी बात का जवाब दिया, आपके प्रति हमारे कर्तव्य और सेवाएं ही अपने आप में बड़े इनाम हैं। राजा होने के नाते हमारी सेवाओं को प्राप्त करना आपका विशेषाधिकार है। हमारा यही कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करें और आपकी खिदमत करें। जैसा कि एक बच्चे का कर्तव्य अपने माता पिता के लिए होता है, नौकर का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे। प्रेम और सम्मान की भावना से आपके प्रति वफादार रहना हमारा पुनीत फर्ज है। राजा ने मैकबेथ की बात सुनकर बैंको की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं बैंको। हमने तुम्हारी महानता का बीज भी बो दिया है। हम ये चाहते हैं कि तुम एक पेड़ के रूप में फलो फूलो। तुमने तो मैकबेथ की तरह एक महान कार्य किया है। तुम्हारी सेवाओं और वफादारी की प्रशंसा करते हैं। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। बैंको उनके सीने से लगते हुए बोला, महाराज, मैं जो कुछ भी आपकी कृपा से जीवन में हासिल करता हूँ उसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। मेरी सभी उपलब्धियां आपकी उपलब्धियां होंगी। बैंको, मैं इतना अधिक खुश हूं कि अपनी असीमित खुशी से पीड़ित अनुभव कर रहा हूं। मेरी ज्यादातर खुशी आंसुओं के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती हैं। पुत्रों, संबंधियों और सामंतों, आप ये जान लें कि मैकबेथ जो मेरा बड़ा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी है, वो अब से कम्बरलैंड का युवराज होगा। उसके साथ उन सब व्यक्तियों को भी यही सम्मान दिया जाएगा जो कि उसके पात्र होंगे। अब हमें इन्वर्नेस के लिए प्रस्थान करना है। इससे हमारे संबंध तुम्हारे साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर मैकबेथ बोला, मेरे लिए विश्राम के पल और भी दुखदायी होंगे अगर मैं उनसे आपकी सेवा नहीं करता हूं। मैं खुद जाकर अपनी पत्नी को यह शुभ खबर दूंगा कि महाराजा धीराज हमारे किले में पधार रहे हैं। अब मुझे जाने की अनुमति दें। सम्राट ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लौटते समय मैकबेथ ने मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन सोच रहा था, यदि मालकम कम्बरलैंड का युवराज बनता है, मेरे रास्ते में एक बड़ी बाधा आ पड़ी है। अगर मैं इस बाधा को अपने रास्ते से हटा देता हूं तो मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा। अगर नहीं हटा पाता तो कुछ भी नहीं बनूंगा। मेरे हृदय में अत्यंत घृणित, क्रूर, काले विचार उठ रहे हैं। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने जादूगरनियों के प्रकट होने से राजा के खत आने तक की पूरी कहानी अपनी पत्नी को कह सुनाई। उसकी पत्नी टोने टोटके और चमत्कारों के प्रति बड़ी अंधविश्वासी थी। जब उसने यह सुना कि वो देश की सम्राज्ञी बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। किंतु उसकी मुराद अभी पूरी नहीं हो सकती थी जब तक कि मैकबेथ स्कॉटलैंड के सिंहासन पर आसीन न हो जाए। इसलिए उसने इस भविष्यवाणी की आड़ लेकर उसे भड़काना शुरू कर दिया, यहां तक कि उत्तेजित करने की चेष्टा की कि वो जल्द से जल्द सम्राट की हत्या कर दे और सिंहासन पर बैठ जाए। लेकिन मैकबेथ ने सख्ती से उसकी इस सलाह को खारिज कर दिया। तब उसने उसे कायर और डरपोक तक कह डाला। न जाने कैसी कैसी बातें करके उसे भड़काने लग गई। तभी ठीक उसी वक्त राजा डंकन मैकबेथ को जीत की बधाई देने के लिए खुद उसके किले की ओर रवाना हुआ। मैकबेथ ने यह सूचना जाकर अपनी पत्नी को सुनाई। मेरी प्यारी पत्नी, आज रात राजा डंकन हमारे किले में हमारी जीत की बधाई देने पधार रहे हैं। पत्नी कुछ सोचते हुए बोली, वो यहां से कब जाने का इरादा रखते हैं? कल ही ना, मैकबेथ ने कहा। तो समझ लो कि वो कल कभी भी नहीं आएगी जो कि डंकन यहां से जिंदा वापस जा सके। किंतु मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं। क्या? बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैकबेथ ने हैरानी से देखा। तुम्हारा मुख एक खुली पुस्तक की तरह है जहां लोग तुम्हारे दिल की भावनाओं को सरलता से पढ़ सकते हैं। तुम खुले दिल से डंकन का स्वागत करो। तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हें ऊपर से शांत और संतुलित रहना चाहिए। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब अच्छी तरह संभाल लूंगी। मैंने एक योजना बनाई है, उसी के मुताबिक सारा काम करना है। फिर उसके बाद हम राजा तथा रानी बन जाएंगे। डंकन की मृत्यु हमें महानता और शक्ति से भर देगी। इस विषय में हम बाद में सोचेंगे, मैकबेथ ने बोला। तुम्हें एक बात की पूरी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आंतरिक भावों को कहीं जाहिर ना कर दे, क्योंकि चेहरे के भावों में तब्दीली केवल डर और घबराहट को ही दिखाती है। और सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूंगी। सम्राट डंकन के पहुंचते ही मैकबेथ की बीवी ने उसका भव्य स्वागत किया और सम्राट से कहा, सम्राट की जय हो।
आपने हमारे परिवार पर महान सम्मानों की वर्षा कर दी है। हमारी सेवाएं चाहे उन्हें दुगना कर दिया जाए या चौगुना कर दिया जाए या फिर कई गुना कर दिया जाए, आपके द्वारा दिए गए सम्मानों के सम्मुख नहीं ठहर सकती। आपने पहले भी हमारे ऊपर सम्मानों की बारिश की थी और उनको अब और अधिक बढ़ा दिया है। हम आपके सदैव कृतज्ञ हैं और ईश्वर से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। डंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉर्डर का अधिपति कहाँ है? हमने उसका पीछा किया ताकि हम उससे पहले ही यहाँ पहुंच जाएं, परंतु वो एक बहुत अच्छा घुड़सवार है। हमारे लिए उसके प्रेम और वफादारी ने उसे भी तेजी से हमारा स्वागत करने वाले घर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मानित और महान मेजबान, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। महाराज, हम और हमारे सेवक व जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका ही है। आप जब भी चाहें हम उन्हें आपको वापस लौटा सकते हैं। ये सब आपकी ही धरोहर हैं, ये सब कुछ आपका ही है और हम आपके अनुचर हैं, उसकी पत्नी ने कहा। सम्राट बोले, मुझे अब जल्दी से जल्दी मैकबेथ के पास ले चलो। हम उस पर और अधिक सम्मानों की बारिश करना चाहते हैं। वो आपके सम्मुख अभी नहीं आ सकते। वो क्यों? क्योंकि वो किसी आवश्यक काम में लगे हुए हैं। वो आपसे बाद में आकर मिलेंगे। इतने आप कुछ जलपान करके थोड़ा आराम कर लीजिए, मैकबेथ की पत्नी बड़ी विनम्रता से कहने लगी। ठीक है, चलो। मैकबेथ की पत्नी ने हृदय खोलकर राजा का स्वागत किया। राजा को खुश करने के लिए उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहां तक कि मैकबेथ की पत्नी ने खुद अपने हाथों से राजा को खाना खिलाया। राजा के अंगरक्षकों तक को अपने हाथों से शराब पिलाई। आधी रात गुजर गई। खा पीकर सब गहरी नींद सो गए, लेकिन मैकबेथ की पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। थोड़ा समय गुजरने के बाद वो एक नंगी तलवार लेकर अपने पति के पास जा पहुंची और बोली, उठो, यही मौका है जो तुम्हें राजा बना सकता है। इसी वक्त ये तलवार लेकर जाओ और राजा का सिर धड़ से अलग कर दो। ये सब इतना सरल नहीं है, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। वो झल्ला कर बोला, क्या पूछना चाह रहे हो? अब वो लोग क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। उन्होंने अपने शाम का खाना लगभग खत्म कर दिया है। और तुम कमरे से बाहर क्यों आ गए? उसने हैरानी से मैकबेथ को देखा। मैकबेथ ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया, क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा था? क्या तुम नहीं जानते कि उन्होंने तुम्हें पुकारा भी था? उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। वो कुछ सोचते हुए एक लंबी सांस भरकर कहने लगा, मैं एक बात सोच रहा हूं। क्या? मुझे बताओ जल्दी से। अब हमें सम्राट की हत्या जैसे खतरनाक काम को टाल देना चाहिए। उसने अभी तो मुझ पर सम्मानों की बरसात की है। मैंने सुंदर जनमत अर्जित किया है। मैं उस पर चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं। मैं सुनहरी जनमत को सम्राट की हत्या करके खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, क्या तुम उस वक्त नशे में चूर थे जब तुमने मुझे राजा बनने की ख्वाहिश को बताया था? क्या इस बीच तुम्हारी इच्छा सो गई थी? क्या ये अब नशा उतरते आदमी के समान पीली पड़ गई? मैं भविष्य में तुम्हारे प्रेम पर भरोसा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा की तरह यह भी अस्थिर है। क्या तुम उस काम को करने से डरते हो जिसकी इच्छा तुम्हारे हृदय में जागृत है? हम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हैं, किंतु अपने मन को कायर की भांति रखे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है। तुम उस बिल्ली की तरह हो जो मछली तो खाना चाहती थी, लेकिन पैरों को नहीं भिगोना चाहती थी। कृपया इस बारे में मुझसे बात मत करो। मैं वो सब कर सकता हूं जो कि एक मनुष्य के लिए है, जो इससे अधिक कर सकता है। वो वास्तव में इंसान नहीं है, उसने समझाया। क्या तुम जंगली पशु थे जब तुमने डंकन की हत्या का मुझे सुझाव दिया था? वो चिल्लाई। तब तुम वास्तव में इंसान थे, मगर अब तुम सम्राट की हत्या करके मनुष्य से ज्यादा बन जाओगे। जब तुमने सम्राट की हत्या की योजना बनाई थी तब वक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं था, परंतु आज समय तुम्हारे अनुकूल है। तुम अपना निश्चय बदल रहे हो, तुम अवसर गंवा रहे हो। मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मैं जानती हूं कि मां अपने दूध पीते बच्चे को कितना प्रेम करती है। मैं छाती से उस नन्हे से बच्चे को खींचकर उसके दिमाग को टकरा देती यदि वो मेरी तरफ मुस्कुरा भी रहा होता, यदि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की होती जैसे कि तुमने की थी। यदि हम अपने कार्य में कामयाब नहीं हुए तो? उसने प्रश्नवाचक नजर अपनी पत्नी पर डाली। अपने काम में कामयाबी न मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हिम्मत से काम लो, अपने निश्चय को दृढ़ रखो। सम्राट दिन भर का थका हुआ है और सारा दिन की थकान के कारण वो गहरी नींद सो जाएगा। मैंने उसके अंगरक्षकों को भी बुरी प्रकार शराब के नशे में चूर कर दिया है। वे पूर्णतया बेहोश हो चुके होंगे और अपनी याददाश्त और शक्ति दोनों ही खो बैठे हैं। जब डंकन के अंगरक्षक नशे की नींद में सो रहे होंगे तब हम राजा की हत्या कर सकते हैं। बाद में राजा की हत्या का आरोप किसी और पर थोप देंगे, उसकी पत्नी ने सलाह दी।
तुम केवल पुत्रों को ही जन्म दो, क्योंकि तुम्हारा साहस अदम्य है और तुम निर्भीक हो। क्या लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि अंगरक्षकों ने ही राजा की हत्या कर दी है? वो बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सम्राट की मृत्यु पर अपने शोक का बहुत अधिक प्रदर्शन करेंगे। कोई भी हमारे पर शक नहीं करेगा। मैकबेथ तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ था। बोला, यदि वहां राजा के अंगरक्षक आ गए तो? उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने उनका प्रबंध बहुत अच्छी तरह कर दिया है। कठोर लहजे में पत्नी बोली, वे सब शराब के नशे में धुत पड़े होंगे, वे सब नशे में चूर होंगे, मगर मेरे होश ठिकाने नहीं है। कांपते हुए स्वर में मैकबेथ ने कहा, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं कि जिस राजा के लिए मैंने विद्रोह का दमन किया है, अब उसी के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आऊं। तो लाओ ये तलवार मुझे दो, मैं अपने हाथों से राजा का सर कलम करके अपनी सम्राज्ञी बनने का रास्ता साफ कर लूंगी। कड़क कर और कठोरता पूर्वक स्वर में पत्नी बोली, तुम्हारे दिल में सम्राट बनने की चाह भले ही ना हो, मगर मैं सम्राज्ञी बनकर रहूंगी। उन जादूगरनियों की यह भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने आपके नौकरों को उपहार भी बांटे हैं। उनका कहना है कि आपकी पत्नी ने उनकी बहुत मेहमान नवाजी की है। राजा ने उनके लिए ये हीरा भेजा है और आज उन्हें असीमित संतोष की नींद आई है। उसकी बात सुनकर मैकबेथ कहने लगा, राजा को अपने यहां आमंत्रित करने के लिए तभी हम तैयार नहीं थे। इस कारण उनकी आओ भगत करने की हमारी ख्वाहिश बहुत सी कमियों के अधीन हो गई। यदि हमें डंकन के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी होती तो हम संपूर्ण तरीके से उनका आदर सत्कार और मनोरंजन कर पाते। सब उचित तो है, बैंकों ने तसल्ली दी। पिछली रात सपने में मैंने तीनों जादूगरनियों को देखा था। आपके विषय में तो ये सच भविष्यवाणियां कर चुकी हैं और शायद वो सच हो भी जाएं। मैंने अभी उनके बारे में सोचा नहीं। उसने एक गहरी सांस खींची। फिर भी जब हमें खाली वक्त मिलेगा तो इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगर तुम भी वक्त निकाल सको तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, उसने कहा। मुलाकात के वक्त यदि तुम मुझसे मेरी योजना से सहमत हुए तो यह तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, उसने कहा। मैं तुम्हारी योजना से सहमत हो जाऊंगा अगर वो मेरे सम्मान के लिए घातक नहीं, मेरा दिल स्वतंत्र रहे और स्वामी भक्ति पर आंच ना आए। मैकबेथ के सुझाव में बैंकों को किसी षड्यंत्र का एहसास होने लगा था। अच्छा ठीक है, तुम विश्राम करो, रात काफी हो चुकी है, मैकबेथ ने उसे सलाह दी और वो राजा के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद बैंको भी सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने सम्राट के कमरे में कदम रखा वैसे ही बुरी प्रकार चौंक पड़ा। उसे अधर में लटकी एक दूसरी तलवार दिखाई दी जो खून से सनी हुई थी। उसकी नोक उसकी तरफ ही उठी हुई थी। मैकबेथ ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहराकर वापस आ गया। दरअसल यह सिर्फ उसके मन का वहम था। यह बात समझ में आते ही उसे अपनी कायरता पर गुस्सा आया। फिर उसने आगे बढ़कर एक ही झटके के साथ राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा के जिस्म से खून के फव्वारे उबल पड़े। उसे देखकर मैकबेथ ने ज्यों ही वहां से भागने की चेष्टा की, वैसे ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कमरे की एक एक ईंट पुकार पुकार कर कह रही हो, जागो सोने वालों जागो, भागो 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 भागो। ये कुछ नहीं था, सिर्फ मैकबेथ के हृदय की चेतना उस पर व्यंग प्रहार कर रही थी, उसे धिक्कार रही थी। मैकबेथ से ये झिंझोड़ देने वाला शोर सुना नहीं गया। घबराकर उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, फिर वहां से भागा और अपने कक्ष में जाकर लिहाफ में जाकर दुबक गया। उसकी पत्नी ने उसे इस कामयाबी के लिए बधाई दी और उसकी पीठ थपथपाई। फिर उसकी खून से सनी तलवार ले जाकर एक अंगरक्षक के पास रख आई। राजा का कुछ रक्त अंगरक्षक के हाथों पर लगाया और कुछ उसके कपड़ों पर लगा दिया। वापस आकर उसने मैकबेथ को देखा। उसका मुंह पसीने से तर हो रहा था और डर की रेखाएं उसके चेहरे पर विद्यमान थीं। क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? उसकी पत्नी ने मैकबेथ को अचंभे से देखते हुए पूछा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई चिल्लाकर कह रहा हो कि अब इस संसार में नींद नहीं होगी, क्योंकि मैकबेथ ने उसका खून कर दिया है। वो घबराए हुए स्वर में बोला, नींद तो हमेशा स्वच्छ और निर्दोष होती है। वो चिंताओं के उलझे धागे को सुलझा देती है, दिन भर की फिक्र और थकान को दूर कर देती है, हमारे को आराम पहुंचाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो आवाज चिल्ला चिल्ला कर घर के सब लोगों से कह रही है कि नींद अब नहीं रही। उसने घोषणा की कि ग्लैमिस के अमात्य ने निद्रा की हत्या कर दी है, अतः मैकबेथ अब कभी जीवन में चैन की नींद नहीं सो सकेगा। इस तरह कौन चिल्ला सकता है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में अब आप ज्यादा ना सोचें। तुम्हारे हाथ पर लगा हुआ यह खून कत्ल का प्रमाण हो सकता है, इसलिए जाओ पानी से अपना हाथ साफ कर लो। उसकी पत्नी ने मैकबेथ को तसल्ली दी।
उसके बाद पत्नी ने मैकबेथ को समझा बुझाकर सोने के लिए भेज दिया और खुद भी आराम की नींद सो गई। सुबह सवेरे ही द्वार खटखटाने की आवाज मैकबेथ के कानों में पड़ती है तो वो घबरा कर उठ बैठता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है जो कि जाग चुकी थी। इतनी सुबह कौन आ सकता है? पता नहीं, मैं देखता हूं, कहते हुए उसने द्वार खोला। सामने एक सैनिक को देखकर पूछता है, क्या बात है? क्या राजा बिस्तर से उठ चुके हैं? उसने पूछा। अभी तो नहीं, मैकबेथ ने लापरवाही से कहा। सैनिक बोला, उन्होंने मुझे सुबह जल्दी आने की अनुमति दी थी, दिया गया वक्त तो लगभग निकल चुका है। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी वहां लेकर चल रहा हूं। कहते हुए उसने वापस आकर अपना चोंगा उठाया। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए खुशी का मौका होते हुए भी असुविधा का अवसर भी है, लेकिन आपके लिए कष्ट तो है ही, सैनिक ने कहा। जो परिश्रम खुशी से किया जाए वो दुख नहीं देता। कहते हुए उसने राजा के दरवाजे की तरफ इशारा किया। यही है राजा का कक्ष, मैं यही से उनको आवाज देता हूं, उसने कहा। क्या आज ही राजा का जाने का इरादा है? हां, उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था, मैकबेथ ने कहा। इसके पश्चात मैकबेथ वापस लौट आया, मगर थोड़ी देर बाद ही वहां हाहाकार मच गया। हर व्यक्ति की जबान पर राजा की हत्या की ही चर्चा थी। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था और अंत में सभी का एक ही फैसला था कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या की है और दूसरा ये कार्य कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके डर से साफ तौर पर कोई ऐसा नहीं कह पा रहा था। एक रोज पहले मैकबेथ और उसकी पत्नी ने राजा के सत्कार का जितना दिखावा किया था, उससे कहीं अधिक दिखावा शोक बनाने में किया। उधर पिता की मौत का समाचार पाकर दोनों राजकुमार भयभीत होकर राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। राज्य में अनेकों बातें जन्म ले रही थीं। कोई कहता था कि राजा के पीछे जिस किसी के भी मरवाने का षड्यंत्र है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, तो कोई कहता था कि राजा के अपने ही पुत्रों ने उसे मरवा डाला, इसलिए वो यहां से भाग निकले। कुछ लोगों को अगले राजा की प्रतीक्षा थी कि अब देखो कौन खुशनसीब है जो राजगद्दी संभालेगा। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ताजपोशी का काम भली प्रकार हो जाए, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो सका था कि अगला राजा कौन होगा और नया शासन हमारे लिए इतना सुविधाजनक नहीं हो, इतना पुराना शासक सुविधाजनक था। मैकबेथ चूंकि सम्राट का निकट संबंधी भी था, इसलिए दरबारियों ने उसे ही राज सिंहासन पर बैठाकर राजा घोषित कर दिया और इसी के साथ जादुई जादूगरनियों की वो भविष्यवाणी भी भूल नहीं पाया था। लेकिन तुम्हारे बाद बैंकों की संतान राज्य की अधिकारी होंगी। एक रोज मैकबेथ के पास बैंको आया और उसने बताया, मैकबेथ, जादूगरनियों ने जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी, कॉर्डर और ग्लैमिस का पद और राजगद्दी, वो सब बातें सच हो गईं। किंतु मुझे एक बात का संदेह है। संदेह? हाँ, मुझे इस बात का संदेह है कि राजमुकुट प्राप्त करने के लिए तुमने राजद्रोह किया है, उसने सख्त स्वर में कहा। परंतु यह भी याद रखना कि उनकी तीसरी भविष्यवाणी यह थी कि तुम्हारी औलाद ये राजमुकुट नहीं पहनेगी और मेरे वंशज कई पीढ़ियों तक ये राजमुकुट पहनते रहेंगे। मैकबेथ, यदि वो तुम्हारे विषय में सच्ची घोषणा कर सकती हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे विषय में कहे गए शब्द वरदान साबित ना हो और मेरा जीवन भविष्य की उम्मीदों से प्रफुल्लित ना हो। लेकिन मुझे इस वक्त खामोश रहना चाहिए। अब मैं इस बारे में आगे कुछ नहीं कहूंगा। बैंको अपनी बात पूरी करके खामोश हो गया। बैंको, आज तुम हमारे अतिथि हो। अगर तुमको हम आमंत्रित करना भूल जाते तो हमारी दावत में बहुत बड़ी कमी महसूस होती और सभी कुछ अनुचित सा लगता। आज हम रात भोज दे रहे हैं और आपकी उपस्थिति का निवेदन करते हैं, मैकबेथ ने उससे गुजारिश की। महाराज, आपको केवल आज्ञा देने की आवश्यकता है। हमारे बीच दृढ़ संबंधों की वजह से मैं आपको आज्ञा पालन के लिए कर्तव्यनिष्ठ हूं, बैंको ने जवाब दिया। क्या तुम आज कहीं जा रहे हो? मैकबेथ ने पूछा। हाँ महाराज, ये तो बड़ी कठिन समस्या सामने आ गई। अगर आपको बाहर जाना ना होता तो आज की सभा में हम आपकी सलाह लेते, क्योंकि आपकी सलाह सदा गंभीर और लाभकारी होती है। अगर तुम चाहो तो हम कल तक के लिए इस सभा को स्थगित कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है महाराज, मैं रात तक यहाँ जरूर आ जाऊंगा। यदि मेरा घोड़ा तेज ना दौड़ा तो हो सकता है कि 1-2 घंटे देर हो जाए, वो बोला। ठीक है, लेकिन दावत के समय जरूर पहुंच जाना। आप निश्चिंत रहें महाराज। हाँ सुनो एक बात और, मैकबेथ ने उसे रोकते हुए बताया। सुनने में आया है कि हमारे सम्राट के दोनों पुत्र माल्कम और डोनेल्बेन इंग्लैंड और आयरलैंड में रह रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही हमारे खिलाफ झूठी अफवाहें भी वो प्रजा में फैला रहे हैं, परंतु इस बारे में कल बात होगी। अब तुम्हें आवश्यक काम से जाना है। क्या तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है? जी हाँ महाराज, अब हमें देर हो रही है, हम आज्ञा चाहते हैं, उसने इजाजत मांगी। ठीक है, आज्ञा है, मैकबेथ ने कहा। बैंकों के जाने के बाद मैकबेथ के दिमाग में फिर वही बात उभरने लगी जो जादूगरनियों ने भविष्यवाणी की थी। तीसरी जादूगरनी के द्वारा कहा गया वाक्य रह रहकर मैकबेथ के कानों में गूंज रहा था
और इसी के साथ मैकबेथ के दिमाग में झंझावात से उठ रहे थे। राजा का कत्ल मैंने किया, राजकुमारों को भागने पर मजबूर मैंने किया, लोगों की दृष्टि में हत्यारा और घृणा का पात्र मैं बना। क्या ये सब इसलिए किया कि मेरे बाद बैंकों की संतान इस राज सिंहासन पर बैठे और मेरी संतान नहीं? जब उसने अपनी पत्नी के सामने ये बात रखी तो वो बोली, तुम अपने मार के कांटे को हटा क्यों नहीं देते? मैकबेथ चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है एक खून और करूं? हाँ, उसकी पत्नी बोली, पहला खून तुमने अपने लिए किया, तो क्या दूसरा खून अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकते? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान दर दर की भीख मांगे? और पत्नी की इस बात का जादू उस पर चल ही गया। पत्नी की बात सुनकर उसके दिमाग में बैंकों की हत्या का षड्यंत्र घूमने लग गया। उसने खूब सोच विचार कर यह फैसला किया कि उसकी हत्या स्वयं न करके किसी से करवाई जाए। यही सोचकर उसने 2 हत्यारों को बुलाया और उसके मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह जमा दी कि बैंको उनका शत्रु है। फिर वो हत्यारों से पूछता है, तुम दोनों को इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि बैंको ही तुम्हारा शत्रु है? जी हाँ महाराज, हत्यारे बोले, वो मेरा भी शत्रु है। मैं उससे इतनी नफरत करता हूं कि मेरे विचार से उसके जीवन का प्रत्येक पल मेरे प्रिय बच्चों के लिए खतरनाक है। राजा के रूप में उसे प्रत्यक्ष रूप से भी मृत्यु दंड दे सकता हूं और उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले सकता हूं, मगर कुछ ऐसे व्यक्तियों के कारण जो हम दोनों के समान रूप से दोस्त हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो बैंकों की मृत्यु पर मुझे आंसू भी बहाने होंगे, चाहे वो मेरे ही द्वारा मारा जाए। इसी कारण से मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ रही है। कुछ विशेष कारणों से यह आवश्यक है कि यह काम जनता से छिपा रहे। उसने कहा, महाराज, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने हुक्म दिया है। दोनों हत्यारे एक साथ बोले, ठीक है, 1 घंटे पश्चात मैं तुम्हें बता दूंगा कि बैंकों की प्रतीक्षा में तुम्हें कहां खड़ा होना है। उस काम को करने के लिए ठीक समय के बारे में गुप्त सूचना से मैं तुम्हें अवगत करा दूंगा। यह काम राजमहल से दूर रात के समय में ही होना चाहिए और यह भी याद रखना होगा कि मेरे ऊपर कोई संदेह ना आए। उस काम के अंजाम स्वरूप हो सकने वाली परेशानियों और दीपों से छुटकारा पाने के लिए बैंकों के पुत्र फलियंस जो उसके साथ होगा, उसको भी उसी वक्त मार डालना होगा। मेरे लिए उसका कत्ल भी बैंकों के समान महत्वपूर्ण है। अब तुम लोग निश्चित कर लो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर मैकबेथ चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मैकबेथ ने उन हत्यारों को सब कुछ समझाया और वो बैंकों को मारने के लिए निकल पड़े। मार्ग में रुककर वो बैंकों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर पश्चात ही थोड़ा अंधेरा छा गया। तीनों हत्यारे अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैंकों के आने की बाट देखने लगे। तभी उन्हें घोड़ों के पदचापों की आवाज सुनाई पड़ी और वो उस पर टूट पड़े। इस हमले में बैंको तो मारा गया, लेकिन फलियंस बच निकला। काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग बैंकों के बेटे को नहीं पकड़ पाए। जब उनकी सारी चेष्टाएं नाकाम हो गईं, तो वो वापस मैकबेथ की तरफ चल दिए ताकि उसे खबर दी जा सके। उधर मैकबेथ रात्रि भोज के लिए अतिथियों की आव भगत में लगा हुआ था। सभी लोग बहुत खुश थे। मैकबेथ की पत्नी ने भी उन सब का हार्दिक स्वागत किया था। सभी लोग जिस वक्त शराब और भोजन का आनंद उठा रहे थे, तभी वहां एक हत्यारा आया। मैकबेथ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो उसे एक और ले जाकर पूछने लगा, तुम्हारे चेहरे पर यह रक्त कैसा है? क्या तुम लोगों ने बैंकों को मार डाला? मैकबेथ ने हैरानी से उस हत्यारे की तरफ देखते हुए पूछा। महाराज, मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मैकबेथ प्रसन्न होकर कहने लगा, तुम सबसे अच्छे हो, मगर फिर भी जिसने फलियंस को मारा वो और भी अधिक अच्छा है। अगर तुमने ही ये दोनों काम किए हैं तो तुम्हारे बराबर कोई नहीं। हत्यारे ने डरते हुए बताया, महाराज, फलियंस भाग गया है। क्या? वो चौंका। हाँ महाराज, हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, मगर वो किसी भी हाल में हमारे हाथ नहीं लगा। हत्यारा निराशपूर्ण लहजे में बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसे मेरे ऊपर कोई शक ना हो जाए। तुमने उसको जीवित छोड़कर अच्छा नहीं किया। उसने डांटा। महाराज, हम मजबूर थे। वो बैंकों पर हमला होते ही वहां से जल्दी से भाग निकला। काफी दूर तक हमने उसका पीछा किया, लेकिन नाकाम रहे। उसने सारी विवशता बयान की, मगर बैंकों को तो समाप्त कर दिया। मैकबेथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, जी महाराज, उसकी लाश वहीं खाई में पड़ी है। आप चाहें तो तसल्ली कर लें। उसने विश्वास दिलाया। चलो ठीक है, यदि बैंको यानी बड़ा सांप खाई में दफन कर दिया गया, तो उसका बेटा फलियंस जो कि छोटा सांप है, वो भाग गया। ये सांप इस समय चाहे खतरनाक ना हो, लेकिन जल्द ही जहरीला हो जाएगा। अब तुम जाओ, हम कल एकांत में तुम्हारी बात सुनेंगे। मैकबेथ ने कहा। जो सभा प्रसन्नता के लिए बुलाई गई थी, बैंकों की मौत के कारण वो शोक सभा में बदल गई। मैकबेथ ने दुखी होकर गहरी सांस ली और बोला, ओ बैंको मेरे दोस्त, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगे। जिस वक्त मैकबेथ भरी सभा में बैंकों का नाम लेकर सियापा कर रहा था, उसी वक्त बैंकों की आत्मा आकर कुर्सी पर बैठ गई। अपना रोना खत्म करके मैकबेथ ने जैसे ही बैठना चाहा, भूत को सामने देखकर मैकबेथ का चेहरा पीला पड़ गया। शरीर जूड़ी की मरीज की तरह कांपने लगा।
सभा में बैठे सभी लोग मैकबेथ की अचानक जो स्थिति हो गई थी स्पष्ट देख रहे थे, परंतु बैंकों का भूत किसी को दिखाई न दे रहा था। मैकबेथ सब लोगों को बैंकों को भूत को दिखाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन बैंकों का भूत किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। वो उंगली से इशारा करते हुए बोला, मेरी विनती है कि उस ओर ध्यान से देखो। तुम कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं है? फिर वो बैंकों के भूत की तरफ देखते हुए बोला, यदि तुम अपना सर हिला सकते हो तो मुझसे बात भी करो। ऐसा लगता है कि सारी कब्र और लाश ग्रह मुर्दों का अपने भीतर रखने में असमर्थ है। यदि ऐसा ही है तो उन्हें दफनाने से क्या फायदा? हमें चाहिए कि हम लाशों को खुला छोड़ दें और अब चीलों के पेट ही हमारी कब्र होंगे। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने डांटा, बड़े दुख की बात है कि तुमने अपनी बेवकूफी की बातों से अपना मनुष्यत्व खो दिया। मेरी बात का विश्वास करो प्रिय, ये बात उतनी ही सच है जितना कि मेरा यहाँ खड़ा होना। उसने अपनी पत्नी का विश्वास दिलाना चाहा। ये तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है, उसकी पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा। किंतु मैं क्या करूं, वो बार बार आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाता है, उसने अपनी पत्नी से कहा। कौन? बैंकों की आत्मा। उसकी पत्नी ने उसकी ऐसी स्थिति देखी तो वो समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने मैकबेथ की तबीयत खराब होने का बहाना करके सभा स्थगित कर दी। उसने कहा, इन्हें अक्सर ऐसे दौरे पड़ते ही रहते हैं। फिर मैकबेथ ने सभा में आए व्यक्तियों से कहा, मैं भूल गया था मेरे अति योग्य दोस्तों, मेरे इस व्यवहार पर आप आश्चर्य न करें। मुझे एक विलक्षण बीमारी है और जो आदमी मेरे निकट हैं वे जानते हैं कि ये गंभीर नहीं है। आओ, आप सब प्रेम और अच्छे स्वास्थ्य के भागी हो। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मेरा गिलास शराब से भर दो। ये मदिरापान में मौजूद सज्जनों व अपने प्रिय दोस्त बैंकों के नाम पी रहा हूं, जिनकी अनुपस्थिति का मुझे शोक है। यह कहकर राजा मैकबेथ ने जैसे ही वहां से जाना चाहा, बैंकों का भूत फिर वहां प्रकट हो गया। उसे देखते ही मैकबेथ फिर चीखने लगा, यहां से चले जाओ, मुझे दिखाई मत दो। मैकबेथ की पत्नी उसे सहारा देकर अंदर ले गई और सभी लोगों से वहां से जाने की प्रार्थना करने लगी। उस दिन के बाद बैंकों की आत्मा ने सोते जागते उठते बैठते उन पति पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। अब मैकबेथ राजा जरूर बन गया था, लेकिन उसकी आत्मा पाप के बोझ से दब गई थी। वो हर वक्त डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल रहने लगा था। उसे हर पल हर घड़ी यही फिक्र भी खा जा रही थी कि कहीं जादूगरनियों की तीसरी भविष्यवाणी भी सच न हो जाए। जब इसी फिक्र में घुलते घुलते उसे काफी दिन हो गए तो उसने उन जादूगरनियों से मिलने की ठान ली और एक रोज उसी उजाड़ जंगल में वो जा पहुंचा। अपनी जादुई ताकत से उन जादूगरनियों को उसके आने से पहले ही पता चल चुका था। इस प्रकार वे भविष्य की जानकारी देने वाले जादू टोनों की तैयारी में लग गईं। उस टोने टोटके के सामान में सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, बिल्ली की आंखें, छिपकली की पूंछ, भेड़िए के दांत, हबशी का जिगर, बकरे की दाढ़ी, आदमी के बच्चे का खून और इसी प्रकार की दूसरी सैकड़ों चीजें शामिल थीं। ऐसा ही साजो सामान की सहायता से वे प्रेतात्माओं का आह्वान करती थीं और उनसे भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें पूछा करती थीं। तभी वहां जादू की देवी प्रकट होकर बताती है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे प्रयत्नों की तारीफ करती हूं और मेरी घोषणा है कि तुम सभी लाभ की भागीदार होगी। अब परियों के समान गोल घेरा बना लो और शोरबे की प्रशंसा में गीत गाओ। अब किसी पर भी जादू मंत्र चलाया जा सकता है। तभी दूसरी जादूगरनी कहने लगी, मेरे अंगूठों में खुजलाहट हो रही है, जिससे यह अनुमान होता है कि कोई दुष्ट आदमी इधर आ रहा है। कोई भी आए, खोल दो। जिस वक्त मैकबेथ वहां पहुंचा उस वक्त तक उनका टोना तैयार हो चुका था। मैकबेथ वहां जाकर बोला, आधी रात में छुपकर काम करने वाली काली जादूगरनियों, तुम क्या कर रही हो? सभी जादूगरनियां एक साथ कहने लगी, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे ज्ञान का आह्वान करता हूं, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, और कहता हूं कि मेरे सवालों के जवाब दो। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो, चाहे इसके लिए तुम्हें हवाओं को आजाद करना पड़े और वे चर्च की चोटियों से टकराएं, सागर की लहरें चाहे जहाजों और नाविकों के होश छीनकर उन्हें खत्म कर डालें, हरी फसलें गिर जाएं और पेड़ उखड़ जाएं, किले जेलरों के सिर पर गिर जाएं, भूमि की सारी धन दौलत नष्ट हो जाए, और ये सब चाहें जब तक चलता रहे, जब तक खुद विनाश का देवता थक ना जाए। किसी भी कीमत पर मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। पहली जादूगरनी ने कहा, तुम हमें संबोधित करो। दूसरी ने कहा, हमसे सवाल करो। तीसरी बोली, हमें बतलाओ कि तुम हमसे जवाब प्राप्त करना चाहते हो या हमारे गुरुओं से? गुरुओं से, मैकबेथ ने कहा। फिर पूछा, कहां हैं वे? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? सभी जादूगरनियां एक साथ कहने लगी, हम अपने गुरुओं, चाहे बड़े हों या छोटे, सभी का आह्वान करते हैं कि वे आएं और प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जैसे ही मैकबेथ ने अपनी इच्छा प्रकट की, वैसे ही उस टोने में से एक कटा हुआ सर ऊपर उठा और बोला, मैकबेथ पूछो,
क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे जीते जी मुझे किसी से भय है? तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से होशियार रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैकडफ मन ही मन मेरी उन्नति से ईर्ष्या करता है और मौका मिलने पर वो मुझे चोट पहुंचाने से नहीं चूकेगा। मैकबेथ जल्दी से बोला। इतना सुनते ही वो कटा हुआ सर गायब हो गया और उसका स्थान खून से लथपथ एक धड़ ने ले लिया। वो कहने लगा, पूछो मैकबेथ, क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्राणों को और किस किस से खतरा है? तुम जैसे खूंखार को किसी से भय नहीं। मारो, काटो और राज करो। इतना कहकर वो धड़ भी गायब हो गया। उसका स्थान एक बच्चे ने ले लिया जो पेड़ की हरी टहनियों से खेल रहा था। बच्चे ने कहा, मैकबेथ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे राज्य का अंत कब होगा? मेरे राज्य का अंत कब होगा? मैकबेथ ने उस बच्चे से डरते डरते पूछा। जब तेरे विरुद्ध तेरे राज का जंगल उठ खड़ा होगा, तब तेरे राज्य का अंत हो जाएगा। जंगल तो कभी नहीं उठा करता, भला कभी जंगल भी किसी के खिलाफ विद्रोह करता है? मैकबेथ को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अपने आप को तसल्ली देने वाला एक सवाल और किया, यानी मेरा राज्य अटल है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, बशर्ते कि जंगल तेरे खिलाफ ना उठ खड़ा हो। अच्छा, एक बात और है जो काफी वक्त से मुझे परेशान कर रही है। अब मैं उसके विषय में पूछता हूँ। मेरे बाद सिंहासन पर मेरी संतान बैठेगी या बैंकों की? इतना सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंसा और गायब हो गया। उसके बाद राजाओं जैसी पोशाक पहने 8 छायाएं वहां प्रकट हुई और एक एक करके मैकबेथ के सामने से गुजरने लगी। उनमें सबसे आगे बैंकों की खून से लथपथ छाया थी जो मुस्कुरा रही थी। अब मैकबेथ को समझते देर नहीं लगी कि 7 छायाएं बैंकों की उन संतानों की हैं जो मेरे सिंहासन पर बैठेंगी। देखते ही देखते वो 8 छायाएं गायब होती चली गईं। इसी के साथ वे जादूगरनी और उनके टोना टोटका भी गायब हो गए। मैकबेथ और ज्यादा दुखी हो उठा। उसके मन में जो गम और निराशा थी वो ज्यों की त्यों बरकरार रही। वो अपनी राजधानी में लौट आया। इधर उसने राजधानी में पैर रखा और उधर जादुई छायाओं की गुरुओं द्वारा की गई भविष्यवाणी सच सिद्ध होने लगी। मैकबेथ के राजधानी लौटने के पूर्व ही 5 का सरदार वहां से फरार हो चुका था और उसने राजा डंकन के एक बेटे को साथ मिलाकर उसके नेतृत्व में एक भारी सेना का गठन करना शुरू कर दिया था। यह खबर पाते ही मैकबेथ के तन बदन में आग सी लग गई। ये जानकर वो इतना उत्तेजित हो गया कि वो नंगी तलवार हाथ में लेकर मैकबेथ के घर जा पहुंचा और वहां जाकर उसने भयानक नरसंहार कर दिया। उसकी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि मैकबेथ से हमदर्दी रखने वालों को भी उसने नहीं बख्शा था। इस तरह मारो, काटो और राज करो की नीति अपनाकर मैकबेथ ने सोचा कि अपने सभी दुश्मनों का अंत कर देगा और जादुई छायाओं की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। किंतु विधाता की कुछ और ही मर्जी थी। वो एक दुश्मन का विनाश करता, दूसरी तरफ उसके सैकड़ों शत्रु बन जाते। उसके बढ़ते अत्याचारों के कारण उसके हितैषी भी उसके खिलाफ होकर दुश्मनों से जा मिले। इसी बीच मैकबेथ को एक झटका और लगा। उसकी सबसे बड़ा हितैषी और सलाहकार पत्नी बीमार पड़ गई। कितने ही डॉक्टर बदल दिए लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने उसकी पत्नी की नौकरानी से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ रहकर 2 दिन तक रानी के व्यवहार पर दृष्टि रखी है, परंतु ऐसा लगता है कि इनकी बीमारी तुम्हारी शिकायत के मुताबिक सच नहीं है। मुझे बताओ कि पिछली बार ऐसा कब हुआ जब उन्होंने सोते सोते चहलकदमी की? सेविका ने कहा, जब राजा को लड़ाई के मैदान में निवास करना पड़ा है। मैंने देखा था कि रानी अपने बिस्तर से उठती हैं, अपना गाउन पहन लेती हैं, अपनी अलमारी खोलती हैं तथा तब उसे सील करके अपने बिस्तर पर लौट आती हैं। ये सब करते हुए वो पूरी तरह सोई हुई थी। डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहने लगा, सोते रहना और साथ ही साथ चीजों को देखना और कार्यशील होना, ये सब मस्तिष्क में गंभीर बेचैनी का द्योतक है। चहलकदमी और दूसरे कार्यों के अतिरिक्त नींद में ऐसी बेचैनी के समय आपने उन्हें क्या क्या कहते हुए सुना है? डॉक्टर, मैंने उन्हें ये अल्फाज बोलते हुए सुना है कि जिनका संबंध उनसे नहीं जोड़ा जा सकता। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह तुम्हारे लिए उचित होगा, लेकिन तुम मुझे ये सब बताओ तो सही। सेविका डरते हुए कहने लगी, नहीं, ना तो मैं तुम्हें बता सकती हूं और ना किसी और को, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना है उसका साक्षी देने वाला दूसरा कोई नहीं। देखो वो आ रही है। मैकबेथ की पत्नी हाथ में मोमबत्ती लेकर उधर आ रही थी और इस वक्त वो नींद में थी। उन्हें ये मोमबत्ती कहां से मिली? डॉक्टर चौंका। नौकरानी ने बताया, वो उनके पास ही लगी थी। उनकी आज्ञा अनुसार एक मोमबत्ती उनके निकट ही जलती रहती है। देखो, उनकी आंखें तो खुली हैं, डॉक्टर ने दिखाया। सेविका बोली, किंतु वो देख नहीं पाती। अब वो क्या कर रही हैं? देखो, वो किसी तरह अपने हाथों को मल रही हैं। डॉक्टर ने पूछा, ये अपनी आदत है और वो हाथ साफ करती हुई दिखती हैं। कभी कभी तो मैंने 1/4 घंटे तक उन्हें ऐसा करते हुए देखा है, सेविका ने डॉक्टर को बताया। तभी मैकबेथ की पत्नी ने कहा, इतना धोने के पश्चात भी मेरे हाथ पर अभी खून लगा है। सुनो, वो कुछ बोल रही है, मैंने उनके शब्दों को लिख लूंगा ताकि बाद में सारी बातें याद रहें, डॉक्टर ने कहा। मैकबेथ की पत्नी लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। हे खून के धब्बे, मेरे हाथ से दूर हो जा।
रात के 2 बजे हैं, अब मुझे अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए। नर्क बड़ा भयानक होता है मेरे स्वामी। बड़े शर्म की बात है कि तुम इतने बहादुर होकर भी डरते हो। कुछ भी हो, ये बड़ी हैरानी की बात है कि उस बूढ़े राजा डंकन के शरीर में इतना खून था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने सेविका की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने इनके अल्फाज सुने? जी हाँ, उसने कहा। तुम्हें वो राज सब पता हो चुका है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। डॉक्टर ने सेविका की तरफ देखा। सेविका ने कहा, मुझे यकीन है कि इन्होंने वे सब राज बता दिए हैं जो इन्हें बताने नहीं चाहिए थे। ईश्वर ही जाने इन्होंने क्या क्या भयानक बातें देखी अथवा सुनी हैं। इतने में मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाने लगी, मेरे हाथों में तो अभी तक खून की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि अरब के सारे इत्र भी इसी सुगंधित नहीं कर सकते। ये कैसी दुख भरी आह है। लगता है इनका दिल दुखी और अशांत है। डॉक्टर एक लंबी सांस खींचकर कहने लगा। मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाती है, मेरे पति, अपने हाथों से खून के धब्बे साफ कर लो। तुम अपना गाउन पहन लो। आपको किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। कत्ल के पश्चात बैंकों को दफना दिया गया है। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गया और उसे प्रकट हो गया कि सारी हत्याएं मैकबेथ ने की हैं। वो एक लंबी सांस खींचते हुए बोला, हैरानी है कि बैंकों का खून भी मैकबेथ ने ही किया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चला गया और मैकबेथ की पत्नी फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। मैकबेथ के पूछने पर डॉक्टर उसे बताने लगा, उसकी पत्नी शारीरिक रूप से ज्यादा बीमार नहीं है, परंतु उसका मस्तिष्क डरावनी कल्पनाओं से परेशान है। यही कारण है कि वो आराम करने और सोने में परेशान है। उसकी बात सुनकर मैकबेथ बोला, तुम्हें चाहिए कि उनकी मानसिक परेशानियां दूर करें। क्या चिंतित दिमाग को ठीक करना या याददाश्त के गहरे दुख को निकालना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है? ये कार्य तो मरीज के अपने हाथों में है, डॉक्टर ने समझाया। फिर एक रोज मैकबेथ को झटका लगा। उसकी सबसे बड़ी सलाहकार पत्नी उसे छोड़कर सदा के लिए संसार से विदा हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मैकबेथ नितांत अकेला सा हो गया। उसकी हालत परकटे पक्षी जैसी हो गई, जो एक ही स्थान पर पड़ा पड़ा छटपटा तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। कुछ दिनों बाद ही वो अपने 2-4 बचे खुचे सरदारों को लेकर राजधानी से भाग खड़ा हुआ। उसने स्कॉटलैंड के वन में स्थित एक पुराने किले में जाकर शरण ले ली। विद्रोहियों के कानों तक भी उसके इस तरह भाग जाने की खबर पहुंच चुकी थी। वे तो पहले ही उसके खून के प्यासे थे। उसे घेरने के लिए वे वन में ही जा पहुंचे। फिर एक रोज उन्होंने उस किले पर धावा बोल दिया जहां वो छुपा हुआ था। किले की तरफ बढ़ते वक्त उन्होंने रास्ते में पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां तोड़ ली और उनकी आड़ में छिपकर चलने लगे ताकि मैकबेथ के सैनिक उन्हें देख न सकें। जंगल के किले पर एक सिपाही खड़ा पहरे दे रहा था। उसकी दृष्टि जंगल में पड़ी तो वो चौंका। उसे लगा मानो जंगल के हरे भरे वृक्ष अपने स्थान से चलकर किले की ओर बढ़ने लगे हों। वो तेजी से बुर्ज से उतरकर नीचे आया और हाफते हुए मैकबेथ की ओर भागा। मैकबेथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ कहो, क्या कहने आए हो? जो कहना है जल्दी कहो। महाराज, महाराज, दुहाई है, बड़ा अनर्थ हो गया। उसकी सांस फूल रही थी। कैसा अनर्थ हो गया? मैकबेथ ने उसे डांटते हुए कहा। क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? महाराज, मैंने एक विचित्र बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि जो मैंने देखा है उसका वर्णन मैं आपसे किस प्रकार करूं। अच्छा बोलो, सैनिक बताने लगा। महाराज, स्कॉटलैंड का पूरा जंगल उठकर हमारे महल की तरफ आ रहा है। इतना सुनते ही मैकबेथ गुस्से से जल उठा, चीख कर बोला, अरे अक्ल के अंधे, कहीं जंगल भी चलता है? आपकी सौगंध महाराज, अगर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और यदि मेरी बात झूठ निकले तो मेरी चमड़ी कुत्तों से नुचवा देना। उसने कहा, मेरी बात झूठ हो तो आप जो चाहे सजा दे देना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरा जंगल किले की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उसने उसे यकीन दिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो सबसे पास के वृक्ष पर तुम्हें लटका दिया जाएगा और जब तक कि भूख तुम्हारी जान न ले ले तुम वहीं लटके रहोगे। इसके विपरीत अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम भी मेरे साथ वैसा ही करने के लिए आजाद होगे। मैकबेथ उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया कि जो सिपाही इतने यकीन के साथ शपथ खाकर यह बात कह रहा हो तो उसकी बात सच ही होगी। हो न हो आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, इसलिए तो ये असत्य सी बात सच होने जा रही है और जादूगरनियों की ये भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध होने जा रही है। उनकी आज तक की सभी भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई हैं और स्कॉटलैंड का जंगल भी आज मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया है। इतने में दरवाजा तोड़कर एक नवयुवक ने भीतर प्रवेश किया। मैकबेथ के सामने आकर कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर तो तू डर जाएगा। यदि तुम नर्क के राक्षसों से भी डरावना कोई नाम लो तो भी मैं तुमसे डरने वाला नहीं। मेरा नाम मैकबेथ है। वो नवयुवक जोश के साथ कहने लगा, शैतान के नाम से भी अधिक मैं इस नाम से घृणा करता हूं। नहीं, इसके विपरीत ये नाम तुम्हारे लिए भयानक साबित होगा। मैकबेथ ने अपनी तलवार खींचते हुए बोला। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। लड़ने वाला इंग्लैंड का राजा सिवार्ट था, जो डंकन के बेटे माल्कम के साथ वहां उसका अधिकार उसे दिलाने आया था। माल्कम के देखते ही देखते मैकबेथ के कुछ सैनिक उसकी तरफ हो गए थे।
उसके साथ ही माल्कम की पूरी सेना किले में दाखिल हो गई। फौरन मैकबेथ को तीसरी भविष्यवाणी याद आई कि फाइव के सरदार से सतर्क रहना। इस बात का ख्याल आते ही मैकबेथ ने उन पर वार किया, मगर फाइव के सरदार ने तेजी से अपने को बचा लिया और दो धारी तलवार से मैकबेथ का वध कर डाला। इस प्रकार तीसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। इसके बाद बैंकों की 8 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड पर निष्कंटक राज्य किया। धन्यवाद।